दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है, जहां जिलों में तेज हवा और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की आशंकाएं अभी भी बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है, जहाँ बीती शाम से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधियां चल रही हैं, तो इस दौरान कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ चुकी हैं। प्रदेश में मौसम के अचानक आए इस बदलाव की वजह से प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। लालपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में ये बदलाव हुआ है। साथ ही आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इसी तरह के ही मौसम रहने की संभावना है। साथ ही रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं पर ओले गिरने की आशंकाएं व्यक्त की गई थी। साथ ही मौसम में आए इस बदलाव को लेकर के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने बताई है। छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और JP नड्डा भी अपना प्रचार रथ यहां निकालने वाले हैं। रथ के जरिए 3 महीने के काम को बीजेपी बताने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग हिस्से में जाकर प्रचार करेंगे। सबसे अधिक सभाएं CM विष्णुदेव साय की होगी, जहां सरकार के 3 महीने के कामकाज का प्रचार प्रसार करने भाजपा हर एक लोकसभा क्षेत्र में अपना रथ भेजने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टरों में विभाजित कर प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्तियां कर चुके हैं। हर सीट की जरूरतों को समझते हुए प्रचार का प्लान तैयार किया जा रहा है। बस्तर और कोरबा ऐसी सीटें रही हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कामयाबी नहीं मिली। माना जा रहा है कि जल्द ही कोरबा और बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के नेता और केंद्रीय नेतृत्व के बीच संपर्क किया गया है। खबर है कि जल्द ही एक बैठक लेने के बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। आने वाले सप्ताह में इनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5 साल के दरमियान 15 लाख वोटर्स बढ़ चुके हैं। 95 लाख अब प्रत्याशी हर एक चुनाव की राशि के तौर पर खर्च कर सकते हैं प्रचार के तौर पर, जहां 11 लोकसभा सीटों पर तकरीबन 24,299 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीते दिन मीडिया से बातचीत की, जहां कंगाले ने बताया कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए कुल 24,299 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में मतदान के लिए बस्तर लोकसभा सीट पर 1961 मतदान केंद्र है, जबकि दूसरे चरण की 3 लोकसभा सीट पर राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में चुनाव के लिए 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा सीट है, जिसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के लिए कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में अगर बात करें तो 5 सालों के अंतर्गत तकरीबन 15 लाख वोटर्स की संख्या बढ़ी है। वहीं प्रदेश में 5 लाख से अधिक ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपना वोट डालने वाले हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या बढ़कर 19,905 पर जा पहुंची है। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। इमलीपारा रोड से बस स्टैंड को चौक को जोड़ने के लिए तकरीबन 29.66 करोड़ के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अब अटक चुके हैं। बिलासपुर में इमलीपारा रोड से अप्रोच रोड को चौड़ा करते करते बस स्टैंड चौक से जोड़ने सहित स्मार्ट सिटी के कुल तकरीबन 3 बड़े प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग चुका है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका संबंध शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य और गंदे पानी को रिसाइकल कर उसे पुनः उपयोग से है। सत्यम टाकी चौक से लेकर के पारा रोड सीधे बस स्टैंड को जोड़ती है, लेकिन 80 फुट चौड़ी इस सड़क का इस्तेमाल बहुतायत नहीं हो पा रहा है। कारण बस स्टैंड के पास से इसके अप्रोच रोड पर निगम द्वारा आवंटित चबूतरे, जहां अब दुकानें बन चुकी है, वो बाधा बनी खड़ी हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यहां की 82 दुकानों को किनारे 3 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की योजना बनाई, लेकिन दुकानदारों ने इनके खिलाफ हाईकोर्ट में वाद विवाद दायर कर दिया, जिसके बाद प्रोजेक्ट का टेंडर हो चुका है और वर्क ऑर्डर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है
है क्योंकि कोर्ट का फैसला नहीं आया है। इसकी वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अब अटकते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर अब एफआईआर हो चुकी है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ऐप मालिकों से केंद्र सरकार ने पैसे लिए और इन तमाम बातों को लेकर के अब वाद विवाद होता नजर आ रहा है। महादेव सट्टा ऐप केस में ईओडब्ल्यू की एफआईआर में नाम आने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे भाजपा और केंद्र सरकार की गीदड़ भभकी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ऐप मालिकों से पैसे लिए हैं, यही वजह है कि उन लोगों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। बीते दिन रायपुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा कि वे इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं और न ही पीछे हटने वाले हैं। मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन में महादेव ऐप साए साए चल रहा है। हमारे ही कहने पर गूगल ने इसे बैन किया था, इसके बावजूद आज भी यह ऐप बंद नहीं हो पाया है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां महादेव ऐप पर कार्यवाही हुई है। मैं इनके आंख की किरकिरी बन गया क्योंकि मैं कार्यवाही कर रहा था, इसीलिए इन्हें जैसे फीचर गेमिंग के लिए पैसे लिए वैसे ही महादेव ऐप से भी पैसे लिए हैं, इसीलिए पूरे देश में कार्यवाही नहीं हुई। इसी के साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि एफआईआर की कॉपी 4 मार्च की है, लेकिन आज उसे 17 मार्च को दिल्ली से पब्लिश करवाया जा रहा है, जबकि एफआईआर रायपुर में दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि बताया कि इन्होंने 13 से 14 दिनों में क्या किया। लिकर का मामला हो या कोलकाता, दोनों में तुरंत एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, इसे क्यों नहीं डाला गया। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। 1 दर्जन पार्षद और पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सांसद विजय बघेल ने इनका स्वागत किया है। एक और जहां पूर्व सीएम पर एफआईआर हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को इन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जाने की वजह से कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। चुनाव का बिगुल बजते ही नेता अब अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं। इसी बीच दुर्ग लोकसभा के 12 पार्षदों समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देकर आज ही बीजेपी की सदस्यता ले ली है। स्थानीय सांसद विजय बघेल ने सभी को गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कई कार्यकर्ता भाजपा नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, तो वही इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा के वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के समक्ष सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया। वहीं 9 प्रवेशी कार्यकर्ताओं को सांसद विजय बघेल ने बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश दिलाया। भाजपा में प्रवेश करने वाले लोगों में 12 से ज्यादा पार्षद और पूर्व पार्षद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। आचार संहिता लागू होने की वजह से 160 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं अटक चुकी हैं और रायपुर वासियों को इसकी वजह से एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी को लेकर के लोगों को पिछले साल की तरह इस वर्ष भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नगरीय प्रशासन में रायपुर नगर निगम से पहुंची 160 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की लगभग 10 फाइलों पर स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन निगम आगे की प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने के चलते नहीं कर पाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें प्रमुख रूप से जलभराव की समस्या झेलने वाले क्षेत्रों में नाला निर्माण, नाली निर्माण, डामरीकरण, भवन निर्माण, पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा गया था। ये विकास कार्य नगर निगम के सभी वार्डों में कराए जाने थे, लेकिन अब ये आचार संहिता की वजह से फाइल अटकती नजर आ रही है। 50 साल बाद अप्रैल में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और दिन में भी अंधेरा छा सकता है। दरअसल साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण अपनी विशेषताओं के चलते अंतरिक्ष में होने वाला खगोलीय घटना अन्य ग्रहण से खास होने जा रहा है। ये ग्रहण चंद्रमा की खास स्थिति में होने की वजह से सूर्य ग्रहण काफी लंबा होगा। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक इस दिन सूर्य पृथ्वी से तकरीबन 7 मिनट 5 सेकंड तक नहीं दिखाई देगा, जो खगोलीय घटनाओं में काफी दुर्लभ माना जाता है। पिछले 50 वर्षों के बाद होने वाला ये घटना अगले 100 वर्षों तक यानी 2150 तक नहीं दिखाई दे सकता है। खगोलीय घटनाओं में ग्रहण हर एक 6 महीने में किया होता है और एक बार नजर आता है। ऐसे में अंतरिक्ष की घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए ग्रहण एक रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन अप्रैल 2024 यानी 8 अप्रैल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सभी वर्गों के लिए रोमांचक होने जा रहा है।
आज और कल में कांग्रेस की अगली सूची जारी की जा सकती है। बिलासपुर में विधायक देवेंद्र यादव की टीम ऑलरेडी सक्रिय हो चुकी है। रायगढ़ सीट पर अभी भी मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की अगली सूची 18 से 19 मार्च तक जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रायगढ़ की एक ऐसी सीट है जहां प्रत्याशियों के चयन के लिए काफी लंबा चर्चा चल रहा है। चुनाव से पहले चर्चाओं के इस दौर में चर्चा ये भी है कि बिलासपुर सीट से भले प्रत्याशी के नामों की घोषणा न हुई हो, बावजूद इसके विधायक देवेंद्र यादव की टीम क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस इलेक्शन में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 3 बड़े समाज हैं, जिनमें साहू, कुर्मी और यादव शामिल हैं। बीजेपी ने साहू और कुर्मी समाज से प्रत्याशियों को उतारा है। ऐसे में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस बिलासपुर से यादव समाज का प्रत्याशी उतार सकती है। इसमें विशुद्ध यादव का नाम तय माना जा रहा है। यहां से देवेंद्र यादव का नाम आगे आया था। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो हजारों रुपए का पेनाल्टी लगाया जा सकता है। आयकर में छूट की सीमा में नहीं आने वाले आयकर दाताओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च 2023 तक पैन नंबर से आधार लिंक कराने का निर्देश जारी किया था। पश्चात आधार लिंक कराने की तिथि में 3 माह की बढ़ोतरी कर 31 जून 2023 तक का डेडलाइन दिया गया था। फिर भी अनेक आधार लिंकों की प्रक्रियाएं नहीं पूरी करा पाए। शुरुआती दिनों में इनसे डिपार्टमेंट ने 500 रुपये पेनाल्टी लिया। इसके बाद पेनाल्टी बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है और अब पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं कराने पर तकरीबन 1000 शुल्क के साथ 300 रुपये की जीएसटी शुल्क भी ली जा रही है। इधर पैन से आधार लिंक नहीं होने से लोग जीएसटी पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा हो रहा है। ऐसे लोगों को सीए के चक्कर अब लगाने पड़ रहे हैं। और अब खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां 758 लाइसेंसधारियों के पास तकरीबन 960 बंदूकें हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने, हथियार और कारतूस जमा कराने थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन करने, निष्पक्ष चुनाव के लिए हथियारों को जमा कराने को कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जारी आदेश में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। साथ ही लाइसेंसीधारी हथियार, कारतूस, मैगजीन, बारूद जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित थानों के थाना प्रभारियों को दी गई है। अधिकारियों के जानकारी के अनुसार जिले में 758 लोगों को जिला दंडाधिकारी के द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं और इनके पास तकरीबन 960 बंदूक है। कई सालों से संघर्ष कर रहे किसानों का सपना अब साकार हो गया है। 28 गांव के तकरीबन 3000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में पानी पहुंचने वाला है। 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सुतियापाट नहर के विस्तारीकरण की योजना बनाई गई। इससे ग्राम पीपर टोला, कल्याणपुर, खजरी, सिल्हाटी, बामन टोला, साथी तिलईभाट, सिंगारपुर, खैरबना, दहांडी, इसके अलावा रणवीरपुर, दलसा टोला, इसके अलावा रणजीतपुर, साथी पटपर, डुंगरिया और वीरेंद्र नगर समेत कई गाँवों तक जलाशय का पानी पहुँचेगा और किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। बीते दिन सुतियापाट जलाशय नहर के विस्तार का कार्य ग्राम भैंसपोट में विधिवत भूमि पूजन किया गया। वहीं निर्माण कार्य प्रारंभ भी यहां पर हो चुका है। कवर्धा से ये खबर आ रही है। बस्तर में व्यापारी की किडनैपिंग का लाइव वीडियो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं, जहां दिन दहाड़े दुकान पहुंचे 5 बदमाशों ने पहले पीटा और फिर जबरन इसको कार में बैठाया। नाकेबंदी करके पुलिस ने आखिरकार इनको पकड़ लिया। बस्तर जिले के फरसागुड़ा गांव के एक व्यापारी को कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े अगवा कर लिया। एक कार से पहुंचे लगभग 5 युवक उसे दुकान से उठाकर अपने साथ ले गए। हालांकि वारदात के कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, इसी के चलते ये वारदात हुई। मामला भानपुरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम आशीष संचेती है, जो फरसागुड़ा का रहने वाला है। रविवार शाम को आशीष अपनी दुकान में था और इस दौरान काले रंग की एक कार से कुछ युवक इसकी दुकान पहुंचे, इसके साथ मारपीट की और फिर जबरन इसको कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। ये पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुष्कर्म के बाद 3 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आ रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां 15 साल के लड़के ने बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया और अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। बिलासपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है, जहां गंभीर हालात में जब मासूम को लेकर परिजन सिम्स अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सिम्स अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। शर्मसार करने वाली ये घटना जो है रविवार को सिरगिट्टी थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी
आरोपी भी नाबालिग है, वहीं उम्र 15 से 16 साल के बीच है। बच्ची का परिवार आरोपी के घर किराए से रहता था। मकान मालिक के बेटे ने तकरीबन 6 बजे इस घटना को अंजाम दिया। वहीं बाथरूम से जब बच्ची रोते निकली तो उसकी मां ने उसको देखा। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में जुट गई है।